रेगिस्तान की सुनहरी धूप धीरे धीरे ढल रही थी और जैसलमेर हाईवे पर दूर तक फैली सड़क आग की एक लंबी लकीर की तरह चमक रही थी। हवा में रेत के महीन कण तैर रहे थे और उसी रास्ते पर एक सफेद आर्मी जीप तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इंजन की लगातार गूंज उस सन्नाटे को चीर रही थी जो आमतौर पर उस इलाके की पहचान था। जीप के अंदर लेफ्टिनेंट अदिति राठौड़ बैठी थी। चेहरा धूप से तपकर और सख्त हो गया था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह शांति जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने हर पल खतरे के बीच जीना सीख लिया हो। उसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत पकड़ बनाए हुए थे और उसकी नजरें सड़क पर जमी थीं, लेकिन उसके मन में कहीं और चल रहा था। पूरे 2 महीने बाद वह घर लौट रही थी। 2 महीने जिनमें हर दिन एक मिशन था और हर मिशन के साथ एक अनकहा खतरा। यह कोई साधारण छुट्टी नहीं थी, बल्कि उन दुर्लभ पलों में से एक थी जब एक सैनिक अपनी वर्दी के पीछे छिपे इंसान को फिर से महसूस कर सकता है। जैसे ही जीप जयपुर के बाहरी इलाके में पहुंची, अदिति ने धीरे से ब्रेक दबाया। उसके सामने वही पुराना घर था जिसकी हर ईंट उससे जुड़ी यादों को अपने अंदर समेटे हुए थी। नीली दीवारें अब थोड़ी फीकी पड़ चुकी थीं, लेकिन उनमें अब भी वही अपनापन था। लोहे का गेट हल्का सा जंग खा चुका था और बरामदे में रखी वह लकड़ी की कुर्सी अब भी वहीं थी जहां उसके पिता हर शाम बैठकर चाय पीते थे और अखबार पढ़ते थे। जीप रुकते ही अदिति कुछ पल के लिए स्थिर हो गई। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को यह यकीन दिला रही हो कि वह सच में यहां है। यह वही जगह है जहां वह सिर्फ एक बेटी थी। कोई रैंक नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ एक नाम और उससे जुड़ा प्यार। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। धूल की हल्की परत उसके जूतों से उठी और हवा में घुल गई। उसने धीरे से आवाज लगाई, पापा। अंदर से कदमों की आहट आई और दरवाजा खुला। सामने कर्नल अरविंद राठौड़ खड़े थे। उम्र ने उनके बालों को सफेद कर दिया था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही तेज था जो एक सैनिक की पहचान होता है। अदिति को देखते ही उनके चेहरे पर पहले हैरानी और फिर गहरी खुशी फैल गई। अदिति ने तुरंत सीधा होकर सलाम किया, लेकिन उन्होंने उस औपचारिकता को नजरअंदाज करते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। वह एक ऐसा आलिंगन था जिसमें गर्व, राहत और महीनों की दूरी एक साथ घुल गई थी। उन्होंने हल्के से कहा, पागल लड़की, फोन तो कर देती, ऐसे अचानक आ जाती है। अदिति मुस्कुराई और बोली, सरप्राइज देना था पापा। तभी अंदर से उसकी मां की आवाज आई, कौन आया है? और जैसे ही वह बाहर आईं, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अदिति को कसकर गले लगा लिया, जैसे वह उसे फिर से अपने पास खींच लेना चाहती हों। अदिति ने धीरे से कहा, मम्मी, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी नमी थी। मां ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, कितनी दुबली हो गई है? ठीक से खाना नहीं मिलता क्या वहां? अदिति ने हंसकर जवाब दिया, मम्मी, आर्मी का खाना बहुत अच्छा होता है, बस आपकी चाय की कमी रहती है। तीनों अंदर आए और घर के अंदर वही जानी पहचानी खुशबू थी जो हर फौजी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राहत होती है। मां तुरंत रसोई में चली गईं और अदिति टेबल पर बैठकर चारों तरफ देखने लगी। हर दीवार, हर तस्वीर, हर कोना उसे उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिला रहा था। वह हर चीज को जैसे अपने भीतर सहेज लेना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे पल बहुत कम मिलते हैं। पिता ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, कितने दिन की छुट्टी मिली है? और अदिति ने कहा, 5 दिन। मां ने तुरंत आवाज लगाई, बस 5 दिन? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, हमारे लिए यह भी बहुत होते हैं। मां ने कहा, इस बार होली साथ मनाएंगे? और अदिति ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में पिछली होली की याद कौंध गई जब वह बर्फीले इलाके में तैनात थी और दूर कहीं विस्फोट की आवाजें गूंज रही थीं। पिता ने गंभीर स्वर में पूछा, यूनिट में सब ठीक है ना? और अदिति ने कहा, सब ठीक है, बस कभी कभी जब सिविलियन एरिया में जाते हैं तो लोग समझते नहीं। मां ने चिंतित होकर पूछा, क्या मतलब? और अदिति ने शांत स्वर में कहा, उन्हें लगता है हम सिर्फ वर्दी पहनते हैं, असली जिम्मेदारी नहीं समझते। पिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लोग हमेशा नहीं समझेंगे, लेकिन तुम्हें अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। अदिति ने सिर हिलाया। तभी मां चाय लेकर आईं और अदिति ने जैसे ही पहला घूंट लिया, उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने हल्के से कहा, बस
इसी के लिए तो घर आती हूं। और तीनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन वह सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि उसी समय अदिति का फोन बज उठा। स्क्रीन पर यूनिट कमांड लिखा था और उसका चेहरा एक पल में बदल गया। उसने तुरंत कॉल उठाकर कहा, जय हिंद सर। दूसरी तरफ से गंभीर आवाज आई कि कैप्टन करण राठौड़ ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और तुरंत निकासी की जरूरत है। अदिति की आंखों में एकाग्रता आ गई और उसने पूछा, उनकी स्थिति कैसी है? जवाब आया कि हालत नाजुक है और देरी हुई तो बचाना मुश्किल होगा। तुम सबसे नजदीक हो, तुम्हें तुरंत पहुंचना होगा। अदिति ने बिना एक पल गंवाए कहा, कॉपी सर, मैं तुरंत निकल रही हूं। आदेश मिला कि 1 घंटे के भीतर बेस पहुंचना है और कॉल कटते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। मां ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? और अदिति ने जल्दी से कहा, मुझे अभी जाने होगा, एक साथी की जान खतरे में है। मां ने कहा, अभी तो आई हो, लेकिन अदिति ने दृढ़ स्वर में कहा, ड्यूटी पहले है। पिता कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, जाओ और सावधान रहना। मां ने जल्दी से ताबीज बांधा और कहा, सुरक्षित रहना। पिता ने जेब से एक कार्ड निकालकर उसे दिया और कहा, रास्ते में कोई रोके तो यह दिखाना। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, आप हमेशा मेरा सहारा रहते हैं। उसने दोनों के पैर छुए और बिना समय गंवाए बाहर निकल गई। कुछ ही सेकंड में जीप स्टार्ट हुई और वह तेजी से आगे बढ़ गई। पीछे दरवाजे पर खड़ी मां उसे देखती रहीं जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गई। सड़क पर अब अंधेरा गहराने लगा था, लेकिन जीप की हेडलाइट्स उस अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। अदिति का दिमाग अब पूरी तरह मिशन मोड में था। उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, 1 घंटे के भीतर बेस पहुंचना और अपने साथी की जान बचाना। उसने एक्सीलरेटर और दबाया और जीप की रफ्तार और तेज हो गई। हवा की आवाज तेज होने लगी और सड़क पर टायरों की पकड़ मजबूत होती गई। उसके दिल की धड़कन भी उसी रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ दृढ़ता थी। उसे नहीं पता था कि यह सफर सिर्फ समय के खिलाफ एक दौड़ नहीं, बल्कि एक ऐसी टक्कर की शुरुआत है जो उसकी ड्यूटी, उसके धैर्य और उसकी पहचान को ऐसी परीक्षा में डालने वाली है जहां हर फैसला एक जिंदगी की कीमत तय करेगा। और शायद उसे यह भी साबित करना होगा कि वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसके लिए कभी कभी पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। रात पूरी तरह उतर चुकी थी और राजस्थान की सुनसान हाईवे पर फैला अंधेरा अब सिर्फ जीप की हेडलाइट्स से ही कट रहा था। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ इंजन की लगातार गूंज और हवा की तेज सरसराहट जो रेत के कणों को सड़क पर घसीटती चली जा रही थी। लेफ्टिनेंट अदिति राठौड़ की जीप अब पहले से भी तेज दौड़ रही थी। स्पीडोमीटर की सुई लगातार ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन उसकी नजरें एक पल के लिए भी सड़क से नहीं हट रही थीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि उसे 1 घंटे के भीतर बेस पहुंचना है, और हर गुजरता सेकंड किसी की जिंदगी को और करीब धकेल रहा है, उस सीमा की तरफ जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। उसने हल्के से अपने होंठ भींचे और एक्सीलरेटर को और दबा दिया। हवा अब खिड़कियों से टकराकर अंदर तक कंपन पैदा कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अडिग था। अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमकी और उसने ब्लूटूथ पर कॉल रिसीव किया। जय हिंद सर। उसकी आवाज में वही सख्ती और तत्परता थी। दूसरी तरफ से कमांड की आवाज आई, आदित्य, तुम कितनी दूर हो? उसने तुरंत जवाब दिया, सर लगभग 45 मिनट में पहुंच जाऊंगी, लेकिन सड़क खाली है, मैं स्पीड बढ़ा रही हूं। उधर से कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जवाब आया, सावधानी से ड्राइव करो, हम एक और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अदिति ने हल्के से कहा, कॉपी सर, और कॉल कट गया। लेकिन उन शब्दों ने उसके अंदर एक अजीब सा दबाव पैदा कर दिया था। एक और नुकसान, यानी करण की हालत सच में बहुत गंभीर थी। उसने अपनी पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत कर ली और उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक आ गई। उसी समय कहानी का दूसरा चेहरा शहर के दूसरे हिस्से में आकार ले रहा था, जहां हाईवे के पास एक चेकपोस्ट पर पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी और उसके पास खड़ी थी इंस्पेक्टर रिया चौहान। उसके चेहरे पर सख्ती से ज्यादा एक घमंड झलकता था और उसकी आंखों में वह ठंडापन था जो इंसान के भीतर धीरे धीरे पनपती लालच से आता है। उसके आसपास 2 कांस्टेबल खड़े थे और वह गुस्से में पूछ रही थी, आज का कलेक्शन कितना हुआ? एक ने डरते हुए कहा, मैडम,
अभी तक सिर्फ 7,000 हुआ है। सुबह से छोटी गाड़ियां ही आ रही हैं। रिया ने झुंझलाकर कहा, 7,000? यह भीख है क्या? मुझे कम से कम 50,000 चाहिए आज। दूसरा कांस्टेबल बोला, मैडम, आजकल लोग कैश नहीं रखते, सब डिजिटल पेमेंट करते हैं। रिया ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तो ऐसे लोगों को पकड़ो जो डिजिटल नहीं कर सकते, ट्रक वाले, जल्दी में भागते लोग या बिना पेपर के गाड़ियां। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, दिमाग लगाओ वरना तुम दोनों को बदलवा दूंगी। तभी उसकी नजर दूर से आती एक तेज रोशनी पर पड़ी। उसने आंखें सिकोड़कर देखा और कहा, वो देखो कौन आ रहा है इतनी तेज। कांस्टेबल ने कहा, मैडम, लगता है आर्मी की जीप है और बहुत तेज आ रही है। रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उसे अपना शिकार मिल गया हो। उसने कहा, बस यही चाहिए था, आज का टारगेट पूरा होगा। कांस्टेबल थोड़ा हिचकिचाया, मैडम, आर्मी वालों से पंगा लेना ठीक नहीं है। रिया ने उसे घूरते हुए कहा, कानून सबके लिए बराबर होता है और यहां मैं कानून हूं, समझे? उसने हाथ उठाकर इशारा किया, तैयार हो जाओ, उसे रोकते हैं। उधर अदिति की जीप तेजी से आगे बढ़ रही थी और अचानक उसे दूर लाल नीली लाइट्स चमकती दिखीं। उसने तुरंत समझ लिया कि आगे चेकपोस्ट है। उसने हल्का सा ब्रेक दबाया, लेकिन स्पीड अभी भी ज्यादा थी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि उसे रुकना नहीं चाहिए, लेकिन नियम भी थे और हर सेकंड की कीमत भी। उसने खुद से कहा, बस जल्दी क्लियर करना होगा, और वह जीप को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, पुलिस ने हाथ देकर उसे रुकने का इशारा किया। उसने मजबूरी में ब्रेक लगाया और जीप थोड़ी दूर जाकर रुक गई। इंजन अब भी चालू था और उसकी सांसें तेज थीं। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने खिड़की के पास आकर कहा, इतनी तेज कहां भागी जा रही हो मैडम? अदिति ने तुरंत कहा, जय हिंद, मुझे जाने दीजिए, इमरजेंसी है। रिया ने व्यंग्य से कहा, इमरजेंसी? क्या जल रहा है पीछे? अदिति ने संयम रखते हुए कहा, मेरी यूनिट में एक अधिकारी घायल है, मुझे उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना है। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, और इसीलिए तुम कानून तोड़ोगी? उसने कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, स्पीड कितनी थी इसकी? कांस्टेबल ने तुरंत कहा, मैडम, कम से कम 120। अदिति ने तुरंत विरोध किया, नहीं, मैं 90 पर थी, आप लोग गलत बोल रहे हैं। रिया का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा, तुम हमें झूठा बोल रही हो। अदिति ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूं, मुझे जाने दीजिए। रिया ने हाथ बढ़ाकर कहा, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। अदिति ने तुरंत अपना परमिट और पहचान पत्र निकाल कर दिया और कहा, यह आर्मी मेडिकल इमरजेंसी परमिट है, कृपया समय बर्बाद मत कीजिए। रिया ने कागज को देखा और अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फाड़ दिया। कागज के टुकड़े हवा में उड़ गए और अदिति कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्से की झलक आई। उसने कहा, आपने यह क्या किया? यह आधिकारिक दस्तावेज था। रिया ने ठंडे स्वर में कहा, अब नहीं है और अब तुम हमारे साथ चलोगी। अदिति ने सख्त आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपना मिशन पूरा करना है। रिया ने इशारा किया और दोनों कांस्टेबल आगे बढ़े। अदिति ने चेतावनी दी, मेरे वाहन को मत छुओ, यह सरकारी वाहन है। रिया ने हंसते हुए कहा, सरकारी तो हम भी हैं और यहां मैं जो कहती हूं वही होता है। उसी समय कुछ लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे और माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अदिति ने एक पल के लिए चारों तरफ देखा और फिर दृढ़ स्वर में कहा, मुझे जाने दीजिए, किसी की जान खतरे में है। लेकिन रिया के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, पहले अपनी चिंता करो, फिर किसी और की। उस एक पल में अदिति को समझ आ गया कि यहां तर्क से कुछ नहीं होगा। उसने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में फिर वही दृढ़ता लौट आई। उसने धीरे से कहा, माफ कीजिए, लेकिन मुझे जाना ही होगा। और अगले ही सेकंड उसने एक्सीलरेटर दबा दिया। जीप झटके से आगे बढ़ी और धूल का गुब्बार पीछे छोड़ती हुई अंधेरे में गायब होने लगी। पीछे रिया कुछ सेकंड के लिए चौंक गई, लेकिन फिर गुस्से से चिल्लाई, उसे रोको अभी के अभी। उसने वायरलेस उठाकर आदेश दिया, सभी यूनिट्स अलर्ट, उस आर्मी जीप को हर हाल में रोकना है। और उसी पल एक साधारण रोक टोक एक खतरनाक पीछा में बदलने वाली थी, जहां अब सिर्फ नियम नहीं बल्कि अहंकार और जिम्मेदारी आमने सामने आने वाले थे। अंधेरी रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी।
और राजस्थान की उस सुनसान हाईवे पर सिर्फ दो चीजें जिंदा थीं। एक अदिति की तेज रफ्तार जीप और दूसरी उसके पीछे दौड़ती पुलिस की गाड़ियां। हवा की तेज आवाज अब चीख में बदल चुकी थी और सड़क पर उठती रेत हेडलाइट्स की रोशनी में भूत की तरह उड़ती दिख रही थी। लेफ्टिनेंट अदिति राठौड़ का चेहरा अब पहले से ज्यादा सख्त था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य था, समय। हर सेकंड की कीमत उसे महसूस हो रही थी, क्योंकि कहीं दूर उसका एक साथी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। उसने स्टीयरिंग को और मजबूती से पकड़ा और एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। स्पीडोमीटर की सुई खतरनाक सीमा को छू रही थी, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल स्थिर थे। उसी समय पीछे से सायरन की आवाज और तेज हो गई। पुलिस की गाड़ियां अब काफी करीब आ चुकी थीं। उनके हेडलाइट्स उसकी जीप के अंदर तक चमक रहे थे। एक तेज आवाज वायरलेस पर गूंजी, सभी यूनिट्स ध्यान दें, लक्ष्य वाहन आगे बढ़ रहा है, उसे किसी भी कीमत पर रोका जाए। अदिति ने अपने ब्लूटूथ पर तुरंत कॉल लगाया। जय हिंद सर। उसकी आवाज में अब भी अनुशासन था, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, अदिति स्थिति क्या है? उसने बिना समय गंवाए कहा, सर, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। उन्होंने बिना वजह रोकने की कोशिश की और अब पीछा कर रहे हैं। उधर से कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर आदेश आया, जोखिम मत लो, वापस लौट आओ। अदिति की आंखों में एक पल के लिए संघर्ष दिखा, लेकिन उसने तुरंत कहा, सर, मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं रुकी तो करण नहीं बचेगा। उधर से आवाज आई, हम किसी और को भेजते हैं। अदिति ने दृढ़ स्वर में कहा, सर, मैं सबसे करीब हूं और मैं यह मिशन पूरा करूंगी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, ठीक है, लेकिन सावधानी से आगे बढ़ो। कॉल कट गया, लेकिन अब अदिति के सामने सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि एक फैसला था, रुकना या लड़ना। उसने अपने दांत भींचे और खुद से कहा, ड्यूटी फर्स्ट। उसी पल पीछे से एक पुलिस जीप तेजी से आगे आई और उसके बराबर आकर हॉर्न बजाने लगी। खिड़की से एक कांस्टेबल चिल्लाया, गाड़ी रोको, वरना हम फायर करेंगे। अदिति ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? एक सैनिक की जान खतरे में है। लेकिन जवाब में सिर्फ सायरन और धमकियां थीं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रिया चौहान अपनी गाड़ी में बैठी गुस्से से भरी हुई थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था और उसकी आंखों में एक खतरनाक जिद थी। उसने वायरलेस पर कहा, उसे हर हाल में रोको, वह मेरी इज्जत के खिलाफ गई है। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए कहा, मैडम, अगर वह सच में इमरजेंसी में है तो। रिया ने उसे काटते हुए कहा, मुझे उसकी कहानी नहीं सुननी, मुझे उसे सबक सिखाना है। उधर अदिति ने आगे देखा तो दूर एक और चेकपोस्ट की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसका दिल एक पल के लिए धड़क उठा, क्योंकि अब रास्ता बंद हो सकता था। उसने तेजी से दिमाग दौड़ाया और जीप को थोड़ा साइड में लेकर कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। जीप झटके खाने लगी, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। पीछे पुलिस की गाड़ियां भी उसी रास्ते पर आ गईं। धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया और दृश्य और खतरनाक हो गया। उसी समय एक गोली की आवाज गूंजी और अदिति के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। गोली उसकी जीप के पास से निकलकर रेत में जा धंसी। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? लेकिन जवाब में फिर वही धमकी आई, गाड़ी रोको, वरना अगली गोली सीधे लगेगी। अदिति की आंखों में अब आग जल उठी थी, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा, क्योंकि वह जानती थी कि एक गलती किसी की जान ले सकती है। उसने अपने फोन पर फिर कॉल लगाया, सर, वे फायर कर रहे हैं। दूसरी तरफ से तुरंत आदेश आया, किसी भी हालत में टकराव मत बढ़ाओ। लेकिन अब स्थिति उसके हाथ से निकल रही थी। आगे रास्ता और संकरा हो गया और अचानक उसकी जीप एक खुले इलाके में आकर रुकने को मजबूर हो गई, क्योंकि सामने रास्ता खत्म हो चुका था। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और जीप रुक गई। पीछे से पुलिस की गाड़ियां भी आकर रुक गईं और चारों तरफ से उसे घेर लिया गया। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की आवाज और इंजन की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। अदिति ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। जैसे ही वह बाहर आई, उसकी वर्दी पर हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी और वह अंधेरे में भी साफ दिखाई देने लगी। सामने से रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके कदमों में घमंड था और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। उसने कहा, भाग कहाँ रही थी? अब दिखाती हूं तुम्हें कानून क्या होता है। अदिति ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं भाग नहीं रही थी, मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी।
रिया ने हंसते हुए कहा। ड्यूटी या कानून तोड़ना? अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपने मेरा परमिट फाड़ा, आपने मेरी बात नहीं सुनी, और अब आप एक घायल सैनिक की जान के साथ खेल रही हैं। रिया का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसने कहा, मुझे तुम्हारे सैनिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अदिति के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, एक दिन यही सैनिक आपकी भी रक्षा करेंगे। रिया ने व्यंग्य से कहा, अगर वह मर भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, एक कम हो जाएगा। यह सुनते ही वहां खड़े कुछ लोग जो वीडियो बना रहे थे अचानक चुप हो गए और माहौल और भारी हो गया। अदिति की आंखों में अब गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, यह वर्दी मेरी पहचान है, इसका अपमान मत कीजिए। रिया ने इशारा किया और कांस्टेबल आगे बढ़े। गाड़ी की चाबी निकालो। अदिति ने तुरंत हाथ उठाकर रोका और कहा, किसी ने भी इस वाहन को छुआ तो यह सिर्फ नियम का नहीं बल्कि सम्मान का मामला होगा। लेकिन अब बात सम्मान से आगे बढ़ चुकी थी। यह टकराव था, दो सोच का, एक जो जिम्मेदारी को समझती थी और दूसरी जो सत्ता को हथियार बनाती थी। उसी समय दूर से आती तेज गाड़ियों की आवाज ने सबका ध्यान खींचा और हेडलाइट्स की एक नई कतार उस अंधेरे को चीरती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। रिया ने पलटकर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही घमंड था। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ ही पलों में यह पूरी स्थिति उसके हाथ से निकलने वाली है, और जो खेल उसने शुरू किया था उसका अंत अब उसके खिलाफ जाने वाला था। अदिति वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक टकराव नहीं बल्कि एक परीक्षा थी, और वह जानती थी कि इस परीक्षा में उसे हर हाल में अपने कर्तव्य को जीताना है, चाहे उसके सामने पूरी दुनिया ही क्यों न खड़ी हो जाए। रेगिस्तान की उस सूनी जमीन पर अचानक गूंजती इंजन की आवाज और तेज होती चली गई। दूर से आती हेडलाइट्स की कतार अब साफ दिखाई देने लगी थी, और कुछ ही सेकंड में माहौल पूरी तरह बदल गया। पुलिस की गाड़ियों के बीच खड़ी अदिति ने हल्का सा सिर उठाकर सामने देखा, और उसकी आंखों में पहली बार एक उम्मीद की हल्की झलक दिखाई दी। लेकिन वह अब भी सतर्क थी, क्योंकि स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर थी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रिया चौहान के चेहरे पर वही कठोरता बनी हुई थी। उसने अपने कांस्टेबल्स को इशारे से तैयार रहने को कहा और खुद एक कदम आगे बढ़कर खड़ी हो गई, जैसे वह किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं थी। हवा अब और तेज हो गई थी और रेत के कण सबके चेहरों से टकरा रहे थे। लेकिन उस समय किसी को भी उस असुविधा का एहसास नहीं था, क्योंकि सबका ध्यान एक ही दिशा में था। कुछ ही पलों में तीन काली एसयूवी गाड़ियां तेजी से वहां आकर रुकीं, और उनके रुकते ही चारों तरफ का माहौल अचानक अनुशासित हो गया। दरवाजा खुला और उसमें से डीसीपी विक्रम सिंह बाहर निकले। उनकी चाल में एक सख्त अधिकार था और उनकी आंखों में वह गहराई थी जो हर स्थिति को भांप लेने की क्षमता रखती है। उनके पीछे कई अधिकारी भी खड़े हो गए और पूरा दृश्य एकदम से बदल गया, जैसे अब यहां किसी और का नियंत्रण हो। रिया ने तुरंत खुद को संभालते हुए सलामी दी और कहा, गुड इवनिंग सर। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। विक्रम सिंह ने उसकी तरफ बिना कोई भाव दिखाए देखा और फिर धीरे धीरे अदिति की तरफ बढ़े। उन्होंने अदिति की वर्दी पर नजर डाली और फिर उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने शांत स्वर में पूछा, लेफ्टिनेंट आप ठीक हैं? अदिति ने तुरंत सीधा होकर सलाम किया और कहा, जी सर, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे तुरंत आगे बढ़ना होगा। एक अधिकारी की हालत गंभीर है। विक्रम सिंह ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर रिया की तरफ मुड़े। उनकी आवाज अब थोड़ी सख्त हो चुकी थी। इंस्पेक्टर, यह सब क्या हो रहा है? रिया ने खुद को संभालते हुए कहा, सर, इसने स्पीड लिमिट तोड़ी और पुलिस को अनदेखा करके भागने की कोशिश की। विक्रम सिंह ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए पूछा, और आपने इसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए? रिया एक पल के लिए चुप हुई, फिर बोली, सर, इसके पास कोई वैध कागज नहीं थे। अदिति ने तुरंत कहा, सर, मेरे पास इमरजेंसी परमिट था जिसे इन्होंने खुद फाड़ दिया। वहां खड़े कुछ लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया और अपने फोन दिखाने लगे जिनमें वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था। विक्रम सिंह ने एक कांस्टेबल से कहा, वीडियो दिखाओ। जैसे ही वीडियो चला, उसमें साफ दिख रहा था कि कैसे रिया ने गुस्से में आकर कागज फाड़ दिया था और अदिति को रोकने की कोशिश कर रही थी। वीडियो में वह पल भी कैद था जब रिया ने कहा था कि अगर सैनिक मर भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
यह सुनते ही वहां खड़े सभी अधिकारियों के चेहरे पर गंभीरता आ गई। विक्रम सिंह ने धीरे से वीडियो बंद करवाया और कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर उन्होंने बहुत शांत लेकिन बेहद कठोर आवाज में कहा, इंस्पेक्टर रिया चौहान, क्या यह सब सच है? रिया के चेहरे से रंग उतर चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, सर, वह गुस्से में कहा गया था। विक्रम सिंह ने तुरंत जवाब दिया। गुस्सा कानून से ऊपर नहीं होता। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, क्या आपको पता है यह अधिकारी किस मिशन पर जा रही थी? रिया ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं सर। विक्रम सिंह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह एक घायल सैनिक की जान बचाने जा रही थी और आपने उसे रोका। रिया अब पूरी तरह असहज हो चुकी थी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। विक्रम सिंह ने आगे कहा, और जिस सैनिक को बचाने के लिए यह जा रही है वह कैप्टन करण राठौड़ है। यह नाम सुनते ही रिया के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आया, जैसे उसने कुछ पहचान लिया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, करण। विक्रम सिंह ने उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए कहा, हाँ, वही करण राठौड़ जो पिछले 5 साल से तुमसे अलग है। रिया की सांसें तेज हो गईं और उसने हकलाते हुए कहा, सर, वह मेरा भाई है। वहां खड़े सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। अदिति ने भी आश्चर्य से रिया की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विक्रम सिंह ने सख्ती से कहा, तुम्हारा भाई और तुमने ही उसकी मदद रोक दी। रिया अब पूरी तरह टूटने लगी थी। उसने कहा, सर, मुझे नहीं पता था। विक्रम सिंह ने तेज आवाज में कहा, अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर रिया चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। अपनी बैज और हथियार तुरंत जमा करें। यह सुनते ही रिया के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे अपना बैज उतारा और हथियार नीचे रख दिया। उसके साथ खड़े दोनों कांस्टेबल्स को भी निलंबित कर दिया गया। अब वहां का पूरा नियंत्रण डीसीपी के हाथ में था। उन्होंने अदिति की तरफ मुड़कर कहा, लेफ्टिनेंट, आप तुरंत आगे बढ़िए, समय बहुत कम है। अदिति ने सलाम किया और बिना एक पल गंवाए अपनी जीप की तरफ बढ़ी, लेकिन उसी समय रिया की आवाज पीछे से आई, सर, प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगी। उसकी आवाज में अब वह घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। अदिति एक पल के लिए रुकी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सिर्फ इतना कहा, हर सेकंड की कीमत होती है, और फिर जीप में बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। जीप तेजी से वहां से निकल गई और धूल का गुबार पीछे छोड़ गई। रिया वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसकी आंखों में पहली बार अपने कर्मों का बोझ दिखाई दे रहा था। विक्रम सिंह ने उसे देखते हुए कहा, कानून सिर्फ डराने के लिए नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी के लिए होता है। तुमने आज दोनों का अपमान किया है। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब माहौल में एक अलग सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें एक सच्चाई उजागर हो चुकी थी और एक घमंड टूट चुका था। उधर सड़क पर अदिति की जीप फिर से पूरी रफ्तार में दौड़ रही थी और इस बार उसके सामने कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन समय अब भी उसके खिलाफ था और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी हालत में अपने साथी की जान बचाना, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक वादा था जो उसने खुद से और अपनी वर्दी से किया था कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह पीछे नहीं हटेगी और अंत तक लड़ती रहेगी। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था, लेकिन उस अंधेरे को चीरती हुई लेफ्टिनेंट अदिति राठौड़ की जीप अब पहले से भी ज्यादा तेजी से दौड़ रही थी। सड़क पर हेडलाइट्स की लंबी धारियां फैल रही थीं और हवा की तेज आवाज जीप के शीशों से टकराकर अंदर तक गूंज रही थी। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कसकर जमी थीं और उसकी आंखें एक पल के लिए भी रास्ते से नहीं हट रही थीं। हर सेकंड अब उसके लिए किसी धड़कन से कम नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि कहीं दूर एक अस्पताल में या शायद रास्ते में ही एक घायल सैनिक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है और वह उस संघर्ष की आखिरी उम्मीद है। उसने हल्का सा सिर झटका, जैसे खुद को और सतर्क करने के लिए, और फिर एक्सीलरेटर को और दबा दिया। जीप की रफ्तार और बढ़ गई और इंजन की आवाज और भारी हो गई। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी कि अगर देर हुई तो शायद वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। उसी समय उसके फोन पर फिर से कॉल आया। उसने बिना समय गंवाए रिसीव किया। जय हिंद सर, दूसरी तरफ से आवाज आई। अदिति, तुम कितनी दूर हो? उसने तेजी से जवाब दिया। सर, 10 से 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। रास्ता अब साफ है, उधर से कहा गया।
हम अस्पताल को अलर्ट कर चुके हैं। टीम तैयार है, बस तुम समय पर पहुंचो, अदिति ने कहा। कॉपी सर, और कॉल कट गया। लेकिन उस कॉल ने उसके अंदर की गति को और तेज कर दिया। उसने एक पल के लिए अपने दिमाग में करण का चेहरा लाने की कोशिश की। एक साथी, एक सैनिक, एक जिम्मेदारी, और उसी पल उसके अंदर एक और दृढ़ता पैदा हुई कि वह किसी भी हालत में देर नहीं करेगी। सड़क अब शहर के बाहरी हिस्से में बदलने लगी थी। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स दिखने लगी थीं और ट्रैफिक भी थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन उसकी जीप अब भी बाकी सभी वाहनों से तेज थी। वह सावधानी और गति के बीच एक संतुलन बनाए हुए थी। उसी समय दूसरी तरफ अस्पताल में माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। डॉक्टरों की टीम तैयार खड़ी थी, स्ट्रेचर तैयार था, और हर कोई उस एक गाड़ी का इंतजार कर रहा था जो किसी की जिंदगी को बचाने या खोने का फैसला लेकर आने वाली थी। ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स पहले से जल चुकी थीं और मशीनों की बीप की आवाज लगातार माहौल को और गंभीर बना रही थी। एक डॉक्टर ने दूसरे से कहा, अगर अगले 15 मिनट में मरीज नहीं पहुंचा तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। समय उनके हाथ से भी फिसलता जा रहा था। उधर सड़क पर अदिति ने दूर अस्पताल की बिल्डिंग की हल्की रोशनी देखी और उसकी आंखों में एक उम्मीद चमकी। उसने अपने होंठ भींचे और जीप को आखिरी बार और तेज किया। कुछ ही सेकंड में वह अस्पताल के गेट पर पहुंची और तेज ब्रेक के साथ जीप रुकी। गार्ड्स तुरंत हरकत में आए और स्ट्रेचर लेकर दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़े। अदिति ने तुरंत दरवाजा खोला और बिना समय गंवाए पीछे का दरवाजा खोला। जहां घायल करण पड़ा था, उसका शरीर खून से लथपथ था और उसकी सांसें बेहद कमजोर थीं। डॉक्टरों ने तुरंत उसे स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया और अंदर ले जाने लगे। अदिति कुछ कदम उनके साथ चली, लेकिन फिर वहीं रुक गई, क्योंकि अब सब कुछ डॉक्टरों के हाथ में था। उसने दूर जाते स्ट्रेचर को देखा और उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन की भावना उठी, जैसे वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही पलों में ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया और बाहर सिर्फ इंतजार रह गया। अदिति वहीं दीवार के सहारे खड़ी हो गई और उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी। कुछ मिनट बाद डीसीपी विक्रम सिंह भी वहां पहुंचे और उन्होंने अदिति की तरफ देखते हुए कहा, गुड वर्क लेफ्टिनेंट, आपने सही समय पर पहुंचा दिया। अदिति ने सिर्फ सिर हिलाया, क्योंकि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे और फिर विक्रम सिंह ने कहा, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। अदिति ने धीरे से कहा, सर बस वही उम्मीद है। समय अब धीरे धीरे बीतने लगा और हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। बाहर बैठे हर व्यक्ति की नजर उस दरवाजे पर थी जो किसी भी पल खुल सकता था और एक खबर दे सकता था जो सब कुछ बदल सकती थी। उसी समय अस्पताल के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर रिया उतरी। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह तेजी से अंदर आई और चारों तरफ देखने लगी। उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, लेकिन वह कुछ कदम दूर ही रुक गई, जैसे उसके पास आने की हिम्मत नहीं थी। उसने धीरे से कहा, वह अंदर है। अदिति ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, हाँ डॉक्टर, कोशिश कर रहे हैं। रिया की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था। अदिति ने पहली बार उसकी तरफ देखा और कहा, कभी कभी एक गलती किसी की जिंदगी की कीमत बन जाती है। रिया ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और सभी की नजरें एक साथ उस तरफ उठ गईं। डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे से ही समझ आ रहा था कि स्थिति आसान नहीं थी। उन्होंने कहा, हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर है। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनते ही वहां खड़ा हर व्यक्ति फिर से उसी इंतजार में डूब गया। अदिति ने आंखें बंद की और धीरे से एक लंबी सांस ली। उसके भीतर एक ही प्रार्थना थी कि वह देर से नहीं पहुंची हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक मिशन की असफलता नहीं, बल्कि एक जीवन की हार होगी। और वह जानती थी कि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें मैदान में नहीं, बल्कि समय के खिलाफ लड़ा जाता है। और आज की रात वही लड़ाई चल रही थी, जिसमें हर सेकंड एक फैसला था और हर सांस एक उम्मीद। और अब सब कुछ उस दरवाजे के पीछे हो रहा था, जहां जिंदगी और मौत एक दूसरे के सामने खड़ी थीं और फैसला अभी बाकी था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वह लंबा कॉरिडोर अब भी वैसा ही शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक बेचैनी धड़क रही थी,
जो वहां मौजूद हर इंसान के दिल में साफ महसूस हो रही थी। लेफ्टिनेंट अदिति राठौड़ दीवार के सहारे खड़ी थी। उसकी आंखें उस बंद दरवाजे पर टिकी थीं, जिसके पीछे एक जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई चल रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी मुद्रा अब भी मजबूत थी, जैसे वह खुद को टूटने की इजाजत नहीं देना चाहती। समय जैसे रुक गया था। हर मिनट 1 घंटा बन चुका था और हर बीप की आवाज दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। डीसीपी विक्रम सिंह कुछ दूरी पर खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में एक शांत भरोसा। उन्होंने धीरे से कहा, लेफ्टिनेंट, आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। अब जो होगा वह डॉक्टरों के हाथ में है। अदिति ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसी दरवाजे पर टिकी रहीं। दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर इंस्पेक्टर रिया चौहान खड़ी थी। उसकी वर्दी अब भी वही थी, लेकिन उसकी पहचान बदल चुकी थी। चेहरे पर पछतावा, आंखों में डर और दिल में एक भारी बोझ। वह खुद को देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार अपने किए का असली वजन महसूस हो रहा था। वह धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ी और रुक गई, जैसे उसके पैर खुद उसे रोक रहे हों। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर कुछ हो गया तो, लेकिन वाक्य पूरा नहीं कर पाई। अदिति ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा, कुछ फैसले वक्त करता है और कुछ हम। आज जो भी होगा उसमें दोनों का हिस्सा होगा। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने सिर झुका लिया। कॉरिडोर में बैठे कुछ लोग अब भी मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे, जो कुछ देर पहले हाईवे पर हुआ था। धीरे धीरे वह वीडियो सोशल मीडिया पर फैल चुका था और बाहर अस्पताल के गेट पर भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। लोग बात कर रहे थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ हैरान थे और कुछ बस उस सच को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक वर्दी ने दूसरी वर्दी का अपमान किया। लेकिन उस समय उन सबका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि असली लड़ाई अभी भी उस दरवाजे के पीछे चल रही थी। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और सभी की सांसें थम गईं। डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे पर थकान साफ थी, लेकिन आंखों में हल्की सी राहत भी झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनते ही वहां खड़े हर व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ को थोड़ी देर के लिए उतार दिया गया हो। अदिति की आंखों में पहली बार नमी आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने धीरे से कहा, थैंक यू डॉक्टर, और पीछे हट गई। रिया वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं उसे देख सकती हूं? डॉक्टर ने सख्ती से कहा, अभी नहीं, उसे आराम की जरूरत है। रिया ने सिर हिलाया और वहीं बैठ गई। उसके लिए यह सिर्फ एक मेडिकल स्थिति नहीं थी, बल्कि एक सच का सामना था जिससे वह अब तक भागती रही थी। डीसीपी विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर कहा, कानून ने आज अपना काम किया है, लेकिन इंसानियत का इम्तिहान अभी बाकी है। उन्होंने रिया की तरफ देखा और कहा, सजा सिर्फ निलंबन नहीं होती, कभी कभी सजा वह एहसास होता है जो इंसान को जिंदगी भर याद रहता है। रिया ने उनकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में समझ की झलक थी। उसने धीरे से कहा, सर, मैं अपनी गलती मानती हूं और जो भी सजा होगी मैं स्वीकार करूंगी। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और कहा, उम्मीद है यह एहसास तुम्हें बदल देगा। कुछ देर बाद अदिति धीरे धीरे बाहर की तरफ चली गई। रात अब भी वही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां सितारे शांत चमक रहे थे, और उसने खुद से कहा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि हर दिन ऐसे फैसले सामने आते हैं जहां सही और गलत के बीच खड़ा होना पड़ता है, और वही असली परीक्षा होती है। अगले दिन सुबह अस्पताल के बाहर भीड़ और बढ़ चुकी थी। मीडिया भी पहुंच चुका था और सवाल उठ रहे थे, लेकिन अदिति वहां नहीं थी। वह पहले ही अपनी यूनिट की तरफ वापस निकल चुकी थी, क्योंकि उसके लिए यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। यह तो उसका रोज का जीवन था, जहां हर दिन एक नई चुनौती उसका इंतजार करती थी। उधर अस्पताल के कमरे में कैप्टन करण धीरे धीरे होश में आ रहा था, और उसकी आंखें खुलते ही सबसे पहले जो नाम उसके होंठों पर आया वह था देश। और यही उस पूरी कहानी का सार था कि वर्दी सिर्फ पहचान नहीं होती, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है जो हर हाल में निभानी पड़ती है, चाहे सामने कोई भी हो। कुछ दिनों बाद रिया चौहान के खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई पूरी हो गई। उसकी वर्दी उससे छिन गई, लेकिन उसके भीतर जो बदलाव आया वह उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन को बदलकर
उन गलतियों का प्रायश्चित करेगी जो उसने की थीं। और शायद यही इस कहानी का असली मोड़ था, जहां सजा से ज्यादा सीख मायने रखती है। और अंत में, अगर आप इस कहानी से कुछ महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि वर्दी का सम्मान होना चाहिए और कानून का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो सत्ता को अधिकार समझता है, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो दूसरों की रक्षा करे, ना कि उन्हें दबाए। और अगर आप ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक सोच भी छोड़ जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक आवाज किसी की सोच बदल सकती है और शायद यही बदलाव इस देश को और मजबूत बनाएगा।